नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति के गठन की घोषणा की। कहा, हिंसा में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 83 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई। आकाशवाणी ने उत्तराखंड में कुमाऊनी और नागालैंड में पोचुरी बोली में समाचार बुलेटिन शुरू किया। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने पुनर्भुगतान के संकट को देखते हुए अधिक कर्ज का प्रस्ताव पारित किया। और हॉकी में ओमान में आज रात पुरुष जूनियर हॉकी में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। भारत और नेपाल ने व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जांच चौकियों का विकास, जल विद्युत परियोजनाओं और भुगतान व्यवस्था सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ नई दिल्ली में हुई बातचीत के बाद प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से भारतीय रेलवे की कार्गो ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सेवा बतनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड को जोड़ती है। उन्होंने रूपाईडीहा नेपालगंज और सुनौली भैरहवा के बीच एकीकृत जांच चौकी का भी उद्घाटन किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने 2014 में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान भारत नेपाल संबंधों के लिए HIT फार्मूला दिया था, जिसका अर्थ है हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। उन्होंने कहा कि भारत ने अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने का लक्ष्य रखा है। आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट, कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विकास परिवर्तन की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बहुत पुराने और बहुपक्षीय हैं। The relation between Nepal and India are age-old and multifaceted. These relations stand on the solid foundation built on the one hand by the rich tradition of civilizational, cultural, socio-economic linkage, and on the other by the two countries' firm commitment to the time-tested principle of sovereign equality, mutual respect, understanding, and cooperation. श्री प्रचंड आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगे। वे आज सुबह राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री प्रचंड कल उज्जैन और इंदौर भी जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र मणिपुर में शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। आज इम्फाल में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि राज्य में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। भारत सरकार हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा। भारत सरकार मणिपुर के गवर्नर साहिबा की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन करेगी, जिसमें सभी का समावेश होगा। उद्योगपति, खिलाड़ी, राजनीतिक दलों के चुने हुए प्रतिनिधि और अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि होंगे।
श्री शाह ने बताया कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में हिंसा पीड़ितों की मदद के लिए 20 डॉक्टरों सहित चिकित्सा विशेषज्ञों के 8 दल मणिपुर भेजेगी। गृहमंत्री ने कहा कि 5 दल राज्य में पहले ही पहुंच चुके हैं और 3 दल शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। वस्तुओं की कमी न हो इसके लिए 30,000 मैट्रिक टन नियत कोटा से एक्स्ट्रा चावल भारत सरकार ने यहां पर भेजा है। वो चावल 2 महीने तक 15,000 मैट्रिक टन भेजा जाएगा। गैस, पेट्रोल और सब्जियों की भी आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है। सारी चीजें ऑन वे हैं और उनके वितरण के लिए सस्ता अनाज की जो दुकान है इसके अलावे अलग से कैंप खोला जाएगा जहां उनके इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड से भी अनाज मिलेगा और जिनको परचेज कर चाहिए उसको भी मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 83 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है। अब वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1,773 रुपये, कोलकाता में 1,875 रुपये और मुंबई में 1,725 रुपये हो गई है। चेन्नई में सिलेंडर की नई कीमत 1,937 रुपये होगी। जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थायित्व को जीवन शैली बनाना विषय पर 2 दिन की Y20 परामर्श बैठक आज मध्य प्रदेश के अमरकंटक में शुरू हुई। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत युवा देश के रूप में उभर रहा है तो युवाओं को भी भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के बारे में विचार करने के लिए अमरकंटक से बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि यहां प्रकृति और संस्कृति दोनों मिलते हैं। आकाशवाणी आज से देहरादून और कोहिमा केंद्रों से स्थानीय बोलियों में नए बुलेटिन प्रसारित कर रहा है। कुमाऊनी बोली में बुलेटिन आकाशवाणी के देहरादून और अल्मोड़ा केंद्रों से प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 7:40 तक प्रसारित होगा। आकाशवाणी कोहिमा से पोचुरी में 10 मिनट का बुलेटिन दिन में 11:35 पर और 5 मिनट का बुलेटिन दिन में 11:55 पर प्रसारित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में कई महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं के उद्घाटन की सराहना की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरू हुई विकास योजनाएं जम्मू कश्मीर की जनता, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों के लोगों के गुणवत्तापूर्ण जीवन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आकाशवाणी से सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जा रहा है। आज हम सुगम्य भारत अभियान पर एक नजर डालेंगे। पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वास्थ्य और आरोग्यता के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए हैं। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगमता संबंधी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। दिव्यांगजनों की हर जगह पहुंच सुनिश्चित करने के लिए देश भर में सुगम्य भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग अधिकारिता विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके कार्यान्वयन के 3 महत्वपूर्ण चरण हैं: पर्यावरण निर्माण, परिवहन क्षेत्र और आईसीटी पारिस्थितिकी प्रणाली। इस अभियान की परिकल्पना में दिव्यांगजनों के स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए बाधा मुक्त वातावरण पैदा करना है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर 2015 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। दिव्यांगजनों को वैधानिक अधिकार देने के लिए सरकार ने 2016 में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 बनाया था और इसे अप्रैल 2017 से लागू किया गया था। इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने को दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसके अंतर्गत जुर्माना या कैद हो सकती है। स्कूल, अस्पतालों और कार्यस्थलों सहित इंडोर तथा आउटडोर सुविधाओं को बाधामुक्त करने के लिए अभी कई उपाय किए जाने हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे हैं। वे भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के लिए मुंबई पहुंचने पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए पक्के मकान, गैस कनेक्शन, नल से जलापूर्ति सहित कई अन्य वायदे पूरे किए गए हैं।
इस दौरान बड़ी तेजी से सड़कों, हवाई अड्डों, जलमार्गों और रेलवे का निर्माण किया गया है। 3.5 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाकर देना, 12 करोड़ शौचालय बनाकर महिलाओं को इज्जत घर बनाकर देना, धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा रसोई गैस के सिलेंडर के मुफ्त कनेक्शन देना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज इन 9 वर्षों में मुफ्त में देने का काम किया। सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बनाया। तो वहीं पर हर घर नल, नल से जल देने की शुरुआत की और 12 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचाने का काम किया। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके जरिए सरकार को अधिक कर्ज लेने की अनुमति दी है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में पारित किया गया जब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को ऋण के मामले में पुनर्भुगतान के संकट का सामना करना पड़ रहा है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक का लक्ष्य ऋण सीमा बढ़ाना और देश में सरकारी खर्च की सीमा तय करना है। सदन ने भारी अंतर से प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके पक्ष में 314 और विरोध में 117 वोट पड़े। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ओमान में सलालाह खेल परिसर में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 के फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। इस वर्ष एशिया कप में दोनों टीमों को किसी भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा। लीग मैचों में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 1-1 गोल से बराबरी पर रहा, लेकिन बेहतर गोल अंतर के आधार पर भारत ग्रुप में सबसे ऊपर रहा। फ्रेंच ओपन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त कार्लोस अलकराज, तीसरी वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच और 5वीं वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सितसिपास सहित शीर्ष खिलाड़ी पुरुष एकल के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। 7वीं वरीयता प्राप्त एंड्री रुबलेव, 13वीं वरीयता प्राप्त ह्यूबर्ट हरकज और 14वीं वरीयता प्राप्त कैमरन नॉरी भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त आयरना सबलेंका और तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला भी तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। पुरुष युगल में साकेत माई नैनी और युकी भांबरी की भारतीय जोड़ी ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। जम्मू कश्मीर में आज विश्व दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान और केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संपादकों और समाचार निदेशकों के संगठन AEMEND ने देश से पत्रकारों के गायब होने पर चिंता व्यक्त की है। एक पाकिस्तानी दैनिक पत्रिका की खबर के अनुसार पाकिस्तान में पत्रकारों की दयनीय स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। AEMEND ने अघोषित सेंसरशिप और सरकारी और राज्य संस्थान द्वारा मीडिया में अनुचित हस्तक्षेप के प्रति चेतावनी भी दी है। संगठन ने देश में संचार माध्यम की चुनौतियों पर मंगलवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। भारत चीन सीमा कार्य संबंधी परामर्श और समन्वय कार्यकारी तंत्र की 27वीं बैठक कल नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री कार्य विभाग के महानिदेशक ने चीन के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति के गठन की घोषणा की। कहा, हिंसा में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 83 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। आकाशवाणी ने उत्तराखंड में कुमाऊनी और नागालैंड में पोचुरी बोली में समाचार बुलेटिन शुरू किया। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने पुनर्भुगतान के संकट को देखते हुए अधिक कर्ज का प्रस्ताव पारित किया। और हॉकी में ओमान में आज रात पुरुष जूनियर हॉकी के फाइनल में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।